गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम एनडीए पेपर सेकंड का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 50 बार सॉल्व कराया क्लास के अंदर, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कम से कम 10 सालों से रिपीट हो रहा है, और ये बताया भी था मैंने क्लास में कि ये आने वाला है और ये आया भी है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्लोरोफिल है, बी CO2 है, तीसरा वाटर है, चौथा O2 है। तो आप बताइए कौन सा नहीं होगा इसमें? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट। बाकी तीनों क्या है? गलत, क्योंकि क्लोरोफिल भी यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, CO2 भी यूज होता है एंड वाटर भी। ये दोनों तो रॉ मटेरियल है और ये हमारा पिगमेंट है जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ये तीनों तो एकदम करेक्ट है। तो ये O2 हमारा क्या है बच्चा? एंड प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे क्लोरोफिल के अंदर ये एंड प्रोडक्ट बनाता है। एंड प्रोडक्ट हमारा O2 है जो प्लांट निकालता है। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सकता ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है? डबलिंग होती है। तो हाफ का तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चा? गलत। नेक्स्ट फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन ओवरी से होता है, उसमें भी होता है माइटोसिस, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन। फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन भी वेजिटेटिव पार्ट है। दिस इज फ्लावर बर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें भी वेजिटेटिव पार्ट है। और यू नो वेरी वेल कि माइटोसिस ऑलवेज एनिमल की बॉडी में सोमैटिक सेल्स में होता है और प्लांट की बॉडी में वेजिटेटिव सेल्स में होता है। तो ये भी माइटोसिस का ही है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हाफ्ड। हाफ्ड मीन्स होता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होना। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं 2n से, तो 2n से क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बच्चा? n। तो अगर 2n से n क्रोमोसोम नंबर हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये हाफ्ड हो रहा है। और हाफ्ड का ऑलवेज किस में होता है? मियोसिस में होता है। इसीलिए हमने इसका आंसर चूज किया है डी। पॉलन फॉर्मेशन क्या होगा? एंथर से हम क्या बनाते हैं? पॉलन। एंथर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स में। और मियोसिस में क्या होता है? एक डॉटर सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं? 2। और 2 से कितने बनते हैं? नेक्स्ट 4 डॉटर सेल्स। क्लियर? तो मियोसिस के अंदर क्या हो गया? क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ्ड हो गया। 2n का क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल होगा 2n से 2n, देन क्या हो गया? n n n और n। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यस, दिस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। करेक्ट सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आंसर हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट आंसर इज फर्स्ट, एग से बन रहा है ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से बन रहा है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन रहा है सीड। क्लियर? पहला हम देखते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आप ध्यान से देखिए, जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और यहाँ बात हो रही है फ्लावरिंग प्लांट की, किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म्स की। तुम्हें भी पता है चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले बनता है गैमेट। क्या बनता है बच्चों? फर्स्ट हमारा कौन सा प्रोसीजर होगा? गैमेट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गैमेट। क्लियर? ये भी क्लास में आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, और इसका प्रोसीजर आपको पता है कि फर्स्ट क्या बनता है, सेकंड क्या बनता है, थर्ड क्या बनता है एंड फोर्थ क्या बनता है। क्लियर? तो गैमेट से क्या बनेगा? एग। क्लियर? कौन से गैमेट बन गए? मेल एंड फीमेल। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? फीमेल की। एग बन गया, फिर आपका क्या बन गया? पॉलन बन गया। क्लियर? तो पॉलन और एग गैमेट्स तो पहले बन गए। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसीजर क्या दिया हुआ है? एग। देन एग से क्या बनता है? जब एग का होगा फर्टिलाइजेशन, क्या होगा बच्चा? एग का फर्टिलाइजेशन। तो एग के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना बताइए? ज़ाइगोट बना। क्लियर? करेक्ट सीक्वेंस है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, तो जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं, लाइक मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं, जब पॉलन ग्रेन हो गया ये, ठीक है, ये प्लस ये हमारा ओवम हो गया, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? ज़ाइगोट बनेगा। तो थर्ड प्रोसीजर क्या हो गया? ज़ाइगोट के बाद यहाँ पे ज़ाइगोट बन गया, ज़ाइगोट के बाद क्या हो गया? हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट के डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बन गया बच्चा, एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा?
मैंने तुम्हें बताया था क्लास में, एम्ब्रियो को 2 पार्ट में प्लांट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलेडॉन बनाता है, मींस व्हाट, सिंगल कॉटिलेडॉन, तो बनेगा मोनोकॉट सीड, और अगर वो 2 कॉटिलेडॉन बनाता है तो क्या बनता है, डाइकॉट सीड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ए, एग से बना जाइगोट, ठीक है बच्चों, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, ठीक है, एंड एम्ब्रियो से बना सीड। और इस पूरे प्रोसीजर में हमें क्या लगता है, माइटोसिस या मियोसिस, हमारा सेल डिवीजन होगा कौन सा, माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेजिटेटिव सेल की बात हो रही है, और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस। तो नेक्स्ट में देख लीजिए आप, एम्ब्रियो से एग तो कभी बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। नेक्स्ट, एग से एम्ब्रियो डायरेक्ट बनता ही नहीं है, तो ये भी वैसे गलत है। नेक्स्ट, एग से सीड भी नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के दिया है, और आपको अच्छे से क्लास में डिस्कस करवाया हुआ है, एक नहीं 4 से 5 बार बताया हुआ है, क्लियर। तो आप ये आराम से कर सकते थे, इजी गोइंग क्वेश्चन है, इजीली हम मार्क्स इसमें अटेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए क्या बताया गया है, स्टार्ट कर लेते हैं हम। चलिए थर्ड क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ इवेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लियर। इसमें इन्होंने ये कहा है, ध्यान से सुनना, थोड़ा घुमा दिया है, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है, क्लियर। देखिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस बताया गया है रिप्रोडक्शन के टाइम फ्लावरिंग प्लांट में। वो सेम क्वेश्चन जो पहला वाला था उसको ही थोड़ा मोर आइडेंटिफाई करके, थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करके इसमें बता दिया गया है। बाकी दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी सीक्वेंस ही पूछा गया था, ये भी सीक्वेंस ही पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्टार्ट तो एग से ही होगा, तो यहाँ पे एग का तो कहाँ दिया हुआ है, देखो अगर स्टार्ट एग से हो रहा है तो आप ऑप्शन में डायरेक्टली पता कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सीधी सी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होता है, एग से। एग से क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट, क्लियर। जाइगोट से क्या बनेगा हमारा, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो से क्या बन रहा है, ठीक है, फीटस। फीटस तो बनता है मैंस में, तो यहाँ प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट के अंदर क्या बनेगा, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट। हमारा ओव्यूल से सीड बन गया और ओवरी से फ्रूट, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, ओव्यूल से फ्रूट कभी बनता है क्या, नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एम्ब्रियो से एग बनेगा क्या कभी, नहीं बनेगा, सीधा सा क्वेश्चन है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर, ओव्यूल से फ्रूट कभी नहीं बनता, सीड बनता है बच्चों, तो ये भी गलत हो गया। तो डायरेक्टली सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ रहा है कि स्टार्ट किससे होता है रिप्रोडक्शन, हमारा प्रोसीजर बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, बताया था कि पहले एग से बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, फिर उससे बनेंगे सीड्स, तो ओव्यूल से बना सीड एंड ओवरी से बना उसके ऊपर का फ्रूट, क्लियर। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ सो मच इजी क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन आपके सेम आ गए जो मैंने क्लास में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए थे, और मैंने इसको 3 से 4 बार आपको क्लास में बताया हुआ भी है, और मैंने आपको ये कहा भी है कि ये क्वेश्चन आएगा। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं और वो एज इट इज एग्जाम में आए हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसमें आया है, वैसे तो ये हमारे एनसीईआरटी में एज इट इज़ मेंशन्ड है, बट ये थोड़ा 11th का टच है बच्चों, क्लियर, जो कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में। अगर आपको याद होगा, फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में मैंने आपको कहा था कि जो वेवलेंथ, अलग अलग क्लोरोफिल है जो अलग अलग वेवलेंथ से लाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो कौन से प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स, यू नो वेरी वेल। जब हम कैनोपी के बारे में पढ़ रहे थे, हमने प्लांट्स के 4 टाइप पढ़े, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। परसेंटेज नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया था कि 100% में से 100% का 10% जो है वो प्लांट्स लेते हैं। उनमें से हम अगर इसको सॉल्व करके देखें तो ये इस तरीके से होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हम बात कर रहे हैं यहाँ वाटर की नहीं लैंड की, बट बात बराबर ही है, क्लियर। एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट जो कि लीव्स पे गिरती है,
ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। किसमें? एनर्जी, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। क्लियर? एंड दिस परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, कितना होगा? तो ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे बनाते एक डायग्राम। देखिए आप, फर्स्ट आ गया आपका प्रोड्यूसर्स। क्लियर है? प्रोड्यूसर के ऊपर आपका आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्लियर है? प्राइमरी के आपके ऊपर आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर? एंड सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर आता है आपका टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये आ जाते हैं हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? जिनको हमने बोला है ग्रीन प्लांट्स। क्या बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को? अच्छे से पढ़ाया आपने। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है, ये क्वेश्चन आपके बायो से रिलेटेड भी है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो तीनों में ही आ चुका है ये। क्लियर? ये आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर बच्चा, जिसको हमने बोला है कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, व्हाट वी कॉल हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। क्लियर? और ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर? सेकेंडरी कंज्यूमर को हमने बोला है कार्निवोर्स। क्या बोला है हमने बच्चा? कार्निवोर्स। क्लियर? ये आपका हो गया टर्शियरी कंज्यूमर्स, जिनको हमने बोला है ओमनीवोर्स। क्या बोलेंगे हम? ओमनीवोर्स। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। फर्स्ट, यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि प्लांट जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल टोटल सनलाइट लेते हैं 100%। कितनी लेते हैं बच्चों? 100%। 100% में से इसका 99% तो प्लांट्स क्या कर लेते हैं? दे देते हैं। ओनली 1% वो रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 1%। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1%। क्लियर है? आंसर इज 1%। 99% वो दे देते हैं, क्योंकि वो 1% करेंगे 100% का, तो 10 होगा, वो रख लेंगे। बाकी वो 91% रख के वो 99% उसको फॉरवर्ड कर देंगे। 99% इन्होंने ले लिया बच्चा, इसका 1% 10% ये रख लेंगे और बाकी का बचा हुआ इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है बच्चा? फिर इसका 10% ये रख लेंगे, बाकी का बचा हुआ इसको फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर? सो इस तरीके से हर एक आगे बढ़ने वाले जितने भी ये ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म है, इनको अपने से नीचे वाले का ओनली कितना मिलता है? 10%। इसलिए इस रूल को एक और नाम से जाना जाता है 10th रूल। व्हाट वी कॉल 10th रूल। तो यहां हमने बोला है प्लांट्स कितना रखते हैं? ओनली 1%। तो ऑप्शन नंबर इज ए। चलिए नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। देखिए आप, द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म। सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स पढ़े हुए हैं। जो क्रिएट करेगा, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे चेंज आता है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया है, इस साल भी आया है, बट क्वेश्चन का फॉर्म अलग है। क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि आपके क्वेश्चंस का फॉर्म जरूर अलग अलग हो सकते हैं। कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात बराबर है। क्वेश्चंस के फॉर्म अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम है। यही पूछा गया है कि चेंज आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑर्गेनिजम्स में, यही पूछा है। सो क्रिएट द जेनेटिक डाइवर्सिटी, चेंज लाने के लिए ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या ऐसा मेजर है। तो आपको पता है माइटोसिस में कभी भी चेंज नहीं आता बच्चों। इजीली सेल चैप्टर का भी क्वेश्चन है और रिप्रोडक्शन का भी क्वेश्चन है, दोनों से रिलेटेड है। आप किसी में से भी आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो माइटोसिस इजीली पता है डबलिंग होती है, 2n का क्या होता है? 2n। तो इसमें तो सेम ही आएंगे प्रोजेनी, चेंज हो नहीं सकती। मियोसिस 2n का क्या होगा? पहले n बनेगा, तब फिर उसके बाद क्या होता है? n और n जुड़ते हैं आपस में, फिर बनता है आपका 2n। तो बताइए ये प्रोसेस क्या हो रहा है? मियोसिस। और ये क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। मियोसिस होगा तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्लांट, पापा अपने में से फॉर एग्जाम्पल फादर है 46 का, जब मियोसिस होता है तो कितना आता है स्पर्म्स के अंदर? 23। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है नहीं। फिर यहाँ पे भी कितना आता है? मदर का मान लो कितना आएगा? 46 में से कितना आता है? 23 आता है। दोनों को मिला देंगे हम तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर? तो 23 + 23 46, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और मियोसिस भी हो रहा है। इन दोनों की वजह से हमारे इस अर्थ पे
जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छे से क्लास में डिस्कस कराया हुआ है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो डिस्कस करवाए थे, इजी हैं, इजी गोइंग है, बट वही है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा और दिमाग लगा के इसको समझना था और करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेल चैप्टर का क्वेश्चन है, बताया था सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इजी है, 1000 बार डिस्कस भी कराया हुआ है। व्हाट इसमें ये क्वेश्चन बनकर आया, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में से, उसमें से बनकर आया। क्लियर? तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। द यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। सबको पता है ये बात, प्रोकैरियोट के अंदर ना तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, ना ही उसके अंदर आपके कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लाइक उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, न्यूक्लियस भी नहीं होता। क्लियर? ये सब नहीं होता है, सबको पता है प्रोकैरियोट में क्या है और यूकैरियोट में क्या है। सो इसमें क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली, क्या मतलब क्या होता है? रेयरली। व्हाट डू मीन बाय एक्सक्लूसिवली बच्चा? रेयरली। रेयरली मतलब कभी कभी पाया जाता हो, या फिर पाया गया हो तो वो प्रो से बिल्कुल डिफरेंट हो। क्लियर? पाया जाता दोनों में है, ये क्वेश्चन है, ये नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि कई बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया टिक किया है, पर माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि प्रेजेंट दोनों में है। इन्होंने कंपैरिजन की बात बोली है कि प्रोकैरियोट से ज़्यादा यूकैरियोट में होना चाहिए। वो कौन सा मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है? दैट इज न्यूक्लियस। क्लियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर इज सी। न्यूक्लिक एसिड में क्या आएगा? आरएनए, और क्या आएगा? डीएनए। क्लियर? और ये दोनों ही प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, पता ही है। प्रोकैरियोट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, कुछ होते हैं आपके बैक्टीरिया जिसमें न्यूक्लियोइड होता है, पर उससे वो आरएनए सिंगल सर्कुलर है, वो आरएनए की तरह ही एक्ट करता है। क्लियर? तो मतलब है उसमें प्रेजेंट, लाइक। और डीएनए तो आपके प्लांट्स में भी होता है और आपके एनिमल में भी होता है और लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है यूकैरियोटिक सेल में, जो प्रोकैरियोट के पास नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आंसर नंबर इज सी। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखिए क्या दे दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, सेम वही रिप्रोडक्शन चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया है दोबारा। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, ज़्यादातर बॉटनी ही आई है इस बार, और बॉटनी अच्छे से पढ़ा दी गई थी क्लास में, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अच्छे से पढ़ाया था और एसेक्सुअल भी पढ़ाया था, पॉलिनेशन भी डिस्कस किया हमने, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी डिस्कस किए थे, वो सारी चीज़ें इसमें उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन बने। और ये वाला टॉपिक तो डिटेल्ड में आपको डायग्राम के साथ बताया था बोर्ड पे कि फ्लावर्स के अंदर में कैसे फ्यूजन होता है, जिसको हमने बोला है बेटा डबल, वो वाला बताया था ना आपको मैंने, डबल फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन वाला। क्लियर? सो देखिए, इन द एंजियोस्पर्म्स pollen grain जर्मिनेट करते हैं pollen grain टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। ये बताया हुआ है कि एक pollen grain जो है वो कितने मेल गैमेट देता है? 2 मेल गैमेट देता है। क्या है ये? मेल गैमेट्स। क्लियर? देते हैं मेल गैमेट्स। कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? pollen grains। कौन दे रहे हैं? pollen grains। क्लियर? अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरियड आउट बाय दीज गैमेट? सबको पता है, ध्यान से देखिए, बोथ द गैमेट्स फ्यूजेस विद अ सिंगल एग सेल। पॉसिबल है बेटा? एक ही एग सेल में फ्यूज होता है क्या? मैंने आपको डायग्राम से एक चीज बताई थी, तो आप यहाँ डायग्राम देखिए, आप ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइलन, ये ओवरी। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये तो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये आपका सिनर्गिड्स हैं, और ये एग सेल है। बताया था डायग्राम में, बताया था। ये कौन से हैं? एंटीपोडल। बताया था एंटीपोडल सेल्स हैं। ये कौन से हैं? ये हैं एग सेल। एग सेल हैं ये, बताया था मैंने आपको डायग्राम में। ये हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस, बताया था क्लास के अंदर, जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला है। क्या बोला है हमने इसको? पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमेट तो इसको फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट इसको फ्यूज करेगा, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और 1 2 3 ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? एक तो इसको फ्यूज करेगा और एक इसको फ्यूज करेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ऑलरेडी पता है
तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड द अनदर वन फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको हमने बोला है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, मैंने कहा था आपको, इसको हम डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी क्लास में अच्छे से डिस्कस कराया हुआ है। देखिए आप ध्यान से, थोड़ा घुमा दिया है। आई नो आप कह रहे होंगे कि मैम तो सारे क्वेश्चन ही क्लास में डिस्कस कराए हुए हैं, फिर मैम हमसे पेपर क्यों नहीं हो रहे? पेपर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपने थोड़ा सा दिमाग कम यूज़ किया। थोड़ा और दिमाग लगा के अगर आप पेपर करते तो शायद में भी हो जाता। काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चंस नहीं हुए, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसको किया भी है। तो जिन्होंने किया आप उनसे पूछिए उन्होंने कैसे किया है, क्या दिमाग लगाया है। थोड़ा सा आउट है, लेकिन ये पेपर में से ही आया, आपके चैप्टर में से ही है। और मैंने ये आपको माइटोसिस और मियोसिस को सॉल्व करवाते टाइम बताया था, उसी में से उठ करके ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप, इन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट बोथ फॉर द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। क्या होगा एप्रोप्रिएट? ध्यान से देखना। पहला, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बताया था। तो प्री फर्टिलाइजेशन में माइटोसिस होगा या मियोसिस? मियोसिस होगा ना। तो आप ये बताइए मियोसिस के अंदर में क्या होगा? मियोसिस में रिडक्शन होगा या इक्वेशनल डिवीजन होगा? रिडक्शन होगा, सीधी सी बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस होता है। माइटोसिस तो जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम होता है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस इज द फर्स्ट प्रोसेस और उसमें क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन होता है या इक्वेशनल डिवीजन होता है? रिडक्शन होगा ना। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा बताओ कि क्या होगा जो दोनों के लिए एप्रोप्रिएट है? पहला, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही गलत हो गया ये, ठीक है, तो ये गलत है। बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड द डीएनए कंटेंट रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है, हो ही नहीं सकता। क्रोमोसोम नंबर मियोसिस में रिड्यूस होते हैं तो कांस्टेंट तो हो नहीं सकते। क्लियर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी भी नहीं होगा। बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट डिक्रीजेस, क्रोमोसोम नंबर तो डिक्रीज हो सकता है पर डीएनए कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा तो हम तो पता नहीं क्या ही पैदा होंगे, हम तो ह्यूमन बींग्स ना होके कुछ एबनॉर्मल बेबीज पैदा हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्रोमोसोम नंबर तो इसमें हाफ हो जाता है, लेकिन डीएनए क्या रह जाता है? कंटेंट सेम। कैसे रहता है? ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, हम बात कर रहे हैं किसकी? गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? ये आपका स्पर्म है, ठीक है, और ये आपका ओवम है। इसमें क्या हो जाता है? एन और एन दोनों मिल रहा है ना। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? रिड्यूस्ड हो रहे हैं। हो रहे हैं रिड्यूस्ड, हो रहे हैं ना। क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? रिड्यूस्ड हो रहे हैं। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बना बच्चा? ज़ाइगोट। क्या बना? तो यहाँ पे क्या बना? 46। फादर में भी कितने थे? 46। मदर में भी कितने थे? 46। फादर में भी और प्लस मदर में भी कितने थे? 46। क्लियर? तो यहाँ पे ज़ाइगोट में भी क्या रहे? 46। तो डीएनए कंटेंट तो क्या है बच्चा? सेम है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हमने बोला है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्रोमोसोम नंबर तो डिक्रीज हो रहा है बट डीएनए कंटेंट क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है शायद बेटा ये आपका, यस। तो देखते हैं एक बार के लिए हम। बहुत ही इजी है और ये सब बच्चों ने करेक्ट किया है। क्लियर? क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट इसमें आपको इसका आंसर दिख रहा है कि क्या है, सबको पता है, अच्छे से पढ़ाया था मैंने पॉलिनेशन की। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द, मान लीजिए ये एंथर है, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, ऑफ अ सेम फ्लावर another flower of a same plant, of another flower of another plant। ये मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो जब भी बात आती है रिलेशनशिप्स की, किसके बीच में? फूलों के बीच में और हनी बीज के बीच में, तो आंसर क्या आना चाहिए? सीधी सी बात है, पॉलिनेशन। हनी बी क्या करते हैं? पॉलिनेशन। फ्लावर्स हनी बी को क्या देता है? नेक्टर। फ्लावर्स क्या देता है? नेक्टर। और हनी बी उसको क्या देते हैं? पॉलिनेशन करके देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सो दिस इज द आंसर जो मैंने आपको बताए हैं, जो डिस्कस किए हैं, यही सबसे मेन है और यही सबसे बेस्ट तरीका है आंसर्स को सॉल्व करने का। बाकी के भी आप देख सकते हैं, फास्टर डेवलपमेंट हो नहीं सकता। क्लियर? और आपका क्विक जर्मिनेशन ऑफ पॉलन भी नहीं हो सकता। क्लियर?
क्लियर, और इंक्रीज इन साइज भी नहीं हो सकता, तो ये सारे क्या है बच्चा, गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं है कि नहीं इसमें बच्चा। सो दिस वन इज द लास्ट, ओके ठीक है बेटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर पेपर। बहुत ही इजी है, बहुत ही एकदम नॉर्मल सा पेपर आया था, जो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस कर ली गई थी, वही चीज़ें रिपीट हुई हैं बार बार, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए थैंक यू।